हेलो एवरीवन। हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे सारे सेंटर्स के बारे में। सेंटर्स के बारे में लगभग बातें मैंने बता दी थी। थोड़ा सी चीज़ एक दो चीज़ें और बची हुई हैं, जल्दी से देख लीजिए। ऑर्थो सेंटर में है ना, ऑर्थो सेंटर में हमने अभी आपको एक लास्ट चीज़ और नहीं बताई है। पहली बात तो लिख लीजिए, इसे में पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि हमेशा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड एक सीध में होते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं। लैंग्वेज क्या होगी? ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, परिकेंद्र यानी सेंट्रॉयड, सॉरी केंद्रक यानी सेंट्रॉयड, और परिकेंद्र यानी सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, यानी एक सीधी में होते हैं, यानी इसको संरेख बोला जाता है ना। मतलब ये एक सीधी लाइन होगी जिस पे तीनों लाई करेंगे। ये ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र जिसको बोलते हैं, लंब केंद्र। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे केंद्रक। केंद्रक को किससे दिखाते हैं? जी से नॉर्मली दिखाते हैं, और सी से दिखाते हैं सेंट्रॉयड यानी परिकेंद्र, सॉरी सेंट्रॉयड नहीं, सर्कम सेंटर। समझ में आया? ये कोलिनियर होता है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें देखनी है, ये हमेशा 2:1 में होता है। मतलब OG और GC का रेशियो 2:1 होता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में भी याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है 2:1 में। तो यहाँ भी वही हाल है, सेम चीज़ है, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि लंब केंद्र और परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ये डिवाइड कर रहा है 2:1। सीक्वेंस याद रखिएगा, OGC ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो बताइए लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? उसी त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? तो आपको क्या दिया गया है? केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी यानी 1 की वैल्यू 24 दी गई है, 24 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी यानी O से C की दूरी 2 + 1 3 पूछा गया है। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 72। ये आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। वो फॉर्मूला याद ही होगा आपको कि अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन मेंस का हम पेपर देख रहे थे, मेंस में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ना। फॉर्मूला याद रखिए, √r² - 2rr। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दो चीज़ें और देखनी है हाइट के बारे में, 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक चीज़ आपने पढ़ी है अभी स्टार्टिंग में ही कि तीसरी भुजा जो होती है वो हमेशा इनके डिफरेंस से बड़ी होती है और इनके योगफल से छोटी होती है। तीसरी भुजा हमेशा दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और दो भुजाओं के योगफल से छोटी होती है, जो मैंने पहली क्लास में बताया था, बिल्कुल शुरुआती क्लास। वहीं से निकलता है हमेशा, मैंने ये भी चीज़ बताई है कि साइड्स का रेशियो क्या होता है? हाइट के रेशियो के अपोजिट के बराबर। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि साइड का रेशियो अगर आपको पता करना है तो ये किसके बराबर होता है? इनवर्स के, यानी 1/h1, 1/h2, 1/h3 के रेशियो के बराबर होती है। ये मैंने बताया पिछली क्लास में। वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, एक ही जगह हम लिख देते हैं ये h1 और h2। बस ये याद रखिएगा कि जब इनवर्स होता है, मतलब जब पलट जाती हैं चीज़ें, तो साइन चेंज हो जाता है। ये बड़ा होगा तीसरे हाइट से, फिर इनके योगफल से, यानी h1 और h2। ये बस याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये इसका प्रूफ है। प्रूफ की आपको ज़रूरत जहाँ पे होती है वहीं पे बताते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते हैं। जैसे आपका टाइम कितना हो, उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझाने, है ना। तो वैसा ही चलता रहेगा, जहाँ पे हमको लगेगा ज़रूरत वहीं पे हम प्रूफ बताएंगे। ठीक, देखिए कैसे याद करना है आपको। डिफरेंस से तीसरी साइड बड़ी होती है, लेकिन ये चूंकि उल्टा हो गया है तो साइन भी उल्टा हो जाएगा। ये बड़ी नहीं होगी, ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन कराते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है, हमेशा इन रेडियस
1 अपॉन आर, ये आर इन रेडियस है, ये किसके बराबर होती है 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3। प्रूफ नहीं बता रहे इसका भी, आप चाहिए तो एरिया के फॉर्मेट में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूले से प्रूफ करना होगा, R इक्वल टू डेल्टा बाई एस, डेल्टा की वैल्यू H1, H2, H3 के फॉर्मेट में लिखेंगे और प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ नहीं बताते हैं, केवल आपको याद करना है ये R क्या है, इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या है, H1, H2, H3 हाइट्स हैं, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग सकता है फॉर्मूला, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान फॉर्मूला है कि 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा यानी क्या होता है एरिया, है ना। एरिया किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन H3, इन तीनों का एडिशन। दूसरे ब्रैकेट में एक को माइनस में कर दीजिए, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, माइनस 1 अपॉन H3। इस बार दूसरे को माइनस में करिए, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H3, माइनस 1 अपॉन H2, और इस बार तीसरे को माइनस में करिए, 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 माइनस 1 अपॉन H1, इसी का स्क्वायर रूट पूरे का। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा यानी 1 अपॉन डेल्टा यानी उसके एरिया का, है ना। इसको याद करना बहुत ही आसान है, केवल आपको देखने में इतना बड़ा सा दिख रहा है। याद कैसे करना है, तीनों ऊंचाइयों का रेसिप्रोकल ऐड करना है, अगली बार एक किसी को माइनस कर दीजिए, अगली बार किसी और दूसरे वाले को माइनस करिए, फिर तीसरे वाले को माइनस कर दीजिए, इतना ही काम होता है आपका। समझ रहे होंगे, तो याद कर लीजिए। ऐसे कैसे याद करना है, बहुत ही आसान है, केवल आपको देखने में बड़ा लग रहा है इसलिए बार बार हम बता रहे हैं कि आसान चीज़ है ये। बस कुछ चीज़ें आपको जब बड़ी दिखाई देती है तो आप याद ही नहीं करना चाहते हैं ना। बड़ा नहीं है फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। कैसे याद करना है आपको कि तीनों ऊंचाइयों के रेसिप्रोकल का एडिशन पहले वाले ब्रैकेट में, जैसे आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी याद करते हैं वैसे ही याद कर लीजिए। एस मतलब क्या, तीनों का योगफल बटे 2 होता है, यहाँ पे बटे 2 नहीं हो रहा है बस, तो तीनों का योगफल एक ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरे वाले में एक किसी को माइनस करेंगे, अगले वाले ब्रैकेट में किसी दूसरे को माइनस करेंगे, तीसरे वाले ब्रैकेट में चौथे वाले ब्रैकेट में किसी तीसरे को माइनस करेंगे। मतलब तीनों को बारी बारी करके एक एक बार माइनस करना है और कुछ नहीं करना। समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 फॉर्मूले बचे हुए थे, इन्हीं तीनों को आपको बताना था। इनका प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम किल होगा, हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, 1 सेकेंड, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 लंब परपेंडिकुलर्स 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 12 और 15 सेंटीमीटर है, 12 और 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए तीसरे लंब के सभी पूर्णांकों की संख्या क्या होगी, मतलब कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं तीसरे परपेंडिकुलर की, ठीक है। वो बता दीजिए आप कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 1/12 माइनस 1/15 ये ग्रेटर होगा 1/H3 से, और ये ग्रेटर होगा 1/12 प्लस 1/15। इससे भी आप समझ सकते हैं कि देखिए ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। खुद ही सोच के देखिए कि जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर तो बड़ा होगा। तो बड़े वाले से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और छोटे वाले से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा। सॉल्व करिए तो 60 हो जाएगा एलसीएम, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 1/60 मिल जाएगा आपको। इज ग्रेटर देन 1/H3 इज ग्रेटर देन, ये कितना होगा 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, तो 9/60 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या कह सकते हैं आप कि 60 इज ग्रेटर देन H3 इज ग्रेटर देन 60/9। 60/9 को आप क्या लिख सकते हैं, कैंसिल करके आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 6.6, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, लगभग 6.6 के आसपास ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट हो। हमें क्या लेना है, 6.6 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 6.6 से जस्ट बड़ी वैल्यू 7 होगी,
देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है। 7 पॉसिबल है, इसके बाद 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, ऐसे कहाँ तक पॉसिबल है? 60 से जस्ट छोटी वैल्यू, 60 से जस्ट छोटी वैल्यू 15 है। यही इतनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। आपसे पूछा गया कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है आपको। मैंने नंबर सिस्टम में सीरीज़ के बारे में पढ़ाया था, वहाँ से आएगा। देखिए ये सीरीज़ बन रहा है 1 1 के डिफरेंस में, है ना, 1 1 के डिफरेंस पे बन रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप कौन सी सीरीज़ लगाएंगे? AP लगा दीजिए। nवां पद, nवां पद के फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म an-1 इंटू डी, यही होता है। लगा दीजिए। यहाँ 59 लिखेंगे लास्ट टर्म, यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू 7 है पहला टर्म, n-1 इंटू डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस करिएगा 52, 1 ऐड होगा 53। आंसर होना चाहिए आपका 53। समझ में आया होगा? इजी था, केवल आपको याद करना है। मैंने बता भी दिया कैसे याद करना है आपको। केवल जो आपने फॉर्मूला बेसिक वाला पढ़ा था कि दोनों के डिफरेंस से बड़ा और एडिशन से छोटा होता है, उसी का उल्टा साइन करके आप रेसिप्रोकल याद कर सकते हैं हाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां 10, 12 और 15 है, तो इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों पूछ लिया गया है। 10, 12 और 15 दी गई हैं ऊंचाइयां, तो आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/r, 1/h1, 1/h2, 1/h3, है ना। इसी में पहले पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 10, 12 और 15, है ना। एलसीएम ले लीजिए, 120 आएगा, सॉरी 60 आ जाएगा, है ना। तो 10 छक 60, 15 चौका 60 और सॉरी 12 25 60, 15 चौका 60, 5 4 9 6 15 और बटे में आएगा 60, तो 1/4 आ जाएगा। कैंसिल करने पे यहाँ से इन रेडियस कितनी आ गई? 4। पहला आंसर ये आ गया। उसके बाद आपको निकालना था इनका एरिया, डेल्टा 1/डेल्टा का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है कि तीनों ऊंचाइयों का योगफल। तीनों ऊंचाइयाँ क्या है ये हम देखिए हम पहले ही लिख चुके हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे आप 1 + h1, 1 + h2, 1 + h3, यही लिखेंगे ना। तो देखिए इनका योगफल कितना आ गया है? 1/4। लिख कम रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनका योगफल लिखा जाता है 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं 1/h1 + 1/h2 - 1/h3। h3 को माइनस कर दिया। अगले ब्रैकेट में 1/h1 + 1/h3 - 1/h2, h2 को माइनस कर दिया। अगले वाले में 1/h2 + 1/h3 - 1/h1। सबको बारी बारी करके माइनस करते हैं, ठीक है। आ जाइए, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? h3 को माइनस कर रहे हैं। इसको माइनस कर दीजिएगा तो 6 5 11 - 4, यही तो हो जाएगा। तो 7/60 आ जाएगा, है ना। इसी को केवल सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्व करके दिखा दिया हमने। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगली बार हम इसको माइनस करेंगे तो 6 4 10 - 5, 5/60 आ जाएगा। इसी तरह से अगली बार वाले में इसको माइनस करना है तो 5 4 9 - 6, 3/60, यही मिलने वाला है आपको स्क्वायर रूट के अंदर। कैंसिल कर लीजिए, ये मिल जाएगा 5 3 15 चौका 60, 1/4 मिल गया। देखिए 1/4 दो बार मिल रहा है, 60 60 दो बार मिल रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा। यानी कि 1/डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर में स्क्वायर रूट 7 बचने वाला है, नीचे 240। यानी यहाँ से आप एरिया कितना निकाल सकते हैं? पलट दीजिए इसको, 240/√7, ये इतना आने वाला है आंसर। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी हम पूछ लें कि इसके इन सर्कल का एरिया बताइए। निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होता क्या है? πr², यानी r², 4 का स्क्वायर 16 पाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है पूछना। अब मान लीजिए हम पूछ लेते हैं और कोई भी चीज़ कि इसका एरिया बताइए ट्रायंगल का, या ट्रायंगल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पूछ सकते हैं ना। जैसे इसका हम पेरीमीटर पूछ लें, मान लीजिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसका पेरीमीटर बताइए, तो क्या करेंगे आप? तुरंत ही फॉर्मूला लगाएंगे, r = डेल्टा/s। r की वैल्यू पता है, डेल्टा की वैल्यू पता है, s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s की वैल्यू से डबल कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बातें ना? तो हमने इसको फिनिश कर दिया है लगभग। मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। अगर कुछ छूटा हो तो आप बताइएगा। सेंटर्स के बारे में
तो सेंटर्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आते हैं, हमने आपको शुरू में बताया था कि जो ट्रायंगल होते हैं वो दो तरह से डिवाइड होता है। ट्रायंगल का नाम क्या होता है? त्रिभुज और ट्रायंगल, है ना। दो तरीके से मैंने बताया था इनका। मैंने उस टाइम भी बताया था कि यथा नामो तथा गुणो, है ना। जैसा नाम होता है वैसा उनका गुण होता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे आपको पता है कि त्रिभुज लिखा जाता है 3 भुजाओं से बना हुआ, ट्रायंगल लिखा जाता है 3 एंगल से बना हुआ। देखिए दो नाम है, दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। सबसे पहले आपको मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में, मतलब तीनों एंगल्स से, है ना। एंगल्स के बारे में मैंने बताया था, उस पर क्वेश्चन करवा दिए थे, आप जाके फिर से देख सकते हैं अगर नहीं देखा है, और देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम आप लोग थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, लूज़ हो गए हैं, थोड़ा सा पढ़ना कब पसंद कर रहे हैं कह सकते हैं। तो कोरोना की वजह से आप पढ़ाई बिल्कुल मत डिस्टर्ब करिए। मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए बहुत बुरा कर, क्योंकि तुरंत ओपन होते ही आपको पता है एक तरफ से शेड्यूल्ड है कि कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं ना। तो जब चीज़ों का शेड्यूल फिक्स है तो फिर आपको क्यों ढीले पड़ना है, जबकि आपको सामने दिख रहा है कि हमारे सामने इतने एग्ज़ाम्स पड़े हैं। CPO का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम है जिनका बचा हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम है, फिर जनवरी आते आते फिर से नए शेड्यूल आ जाएंगे, है ना। तो इस वजह से बिल्कुल धीमे मत पड़िए। हम देख रहे थे कि आप पढ़ाई में भी कमज़ोर हो रहे हैं, जो हम व्हाट्सएप पे सेशन करते हैं उसमें भी आप ठंडे पड़ जा रहे हैं, यूट्यूब पे देखना हो वीडियो उसमें भी कम ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं या आपको दिक्कत हो रही है पढ़ाई में तो आप बताइए उस चीज़ को, अदरवाइज़ आप बिल्कुल हल्के मत पढ़िए। अदरवाइज जान ही रहे बहुत पीछे आप हो जाएंगे, फिर आपको उस चीज़ को कवर करने में बहुत मेहनत लगेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। चलिए हम आते हैं, अचानक से याद आ गया तो आपको मैंने बता दी। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बता रहे थे। तो ट्रायंगल यानी तीनों एंगल्स के हिसाब से मैंने बता दिया था, केवल साइड्स के हिसाब से नहीं बताया था, है ना। साइड्स के हिसाब से 3 बताया था मैंने, क्या होता है। एक विषम बाहु होता है, मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है ना। और दूसरा होता है आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा होता है समबाहु। इसी के साथ एक आ जाता है समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो विषम बाहु के बारे में मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं, उसको हम नहीं पढ़ाते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्केलेन ट्रायंगल, सॉरी स्केलेन तो विषम बाहु है, आइसोसेलेस, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हेडिंग लगा लीजिएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जल्दी जल्दी से देखिए, फिर इस पर बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा मेन फोकस होता है पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर, या जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से ब्रीफली आपको बता दें ये सारी चीज़ें, छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें। हम ज़्यादा लिखवाने में बिलीव नहीं करते, मतलब ज़्यादा चीज़ें हम पॉइंट्स में ऐसे ही बता देते हैं, ज़्यादा वो डिटेल में कि लैंग्वेज लिखवाएँ, विषमबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन लिखवाएँ और ये चीज़ें, वो आपको हम बता देते हैं हर चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा बिलीव करते हैं क्वेश्चंस में, जो कि एकदम परफेक्ट चीज़ है कि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बेटर होइएगा, है ना। तो आप आइए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देंगे हम, और पहले इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई ट्रायंगल है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं एक ही त्रिभुज के, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम माध्यिका खींचते हैं तो वही इस पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो माध्यिका होगी, आइसोसेलेस के बारे में केवल बात हो रही है, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल में माध्यिका ही परपेंडिकुलर होती है, यानी हाइट होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यानी हाइट, अल्टीट्यूड इक्वल टू मीडियन। यहाँ पे अल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, मीडियन ही अल्टीट्यूड होती है, ठीक। और चूंकि मीडियन ही अल्टीट्यूड हो गई है तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक। अब क्या कह सकते हैं आप, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर है, इस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABD का एरिया बराबर होना चाहिए ट्रायंगल ADC का एरिया, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अच्छा, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी चीज़ तो बराबर होनी चाहिए। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे,
पता ही है आपको। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी यही एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, यानी यहीं पे आप लिख सकते हैं AD इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये मिलेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि यही मीडियन होगी और यही परपेंडिकुलर होगा, और ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है। क्लियर? इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे इसमें एरिया पे आ जाता है, मान लीजिए एरिया निकालने को आपको बोले, तो पहली बात हम साइड को मान लेते हैं, ये A मान लीजिए, और ये पूरी साइड हम मान लेते हैं B। अगर ये पूरी साइड B है तो ये आधा आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतना में। अब आ जाइए, हम आते हैं एरिया पे। एरिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, हाफ हाइट इनटू बेस। ये परमानेंटली एप्लीकेबल है, कहीं भी कोई भी ट्रायंगल दिख जाए जिसमें हाइट और बेस आपको पता हो, हमेशा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो हम निकाल लेते हैं यहीं से। अगर इसमें हमें हाइट निकालना है, हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने। तो अगर आप हाइट निकाल लीजिए और यहीं पे पुट कर दीजिए तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ हाइट क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस B/2 का स्क्वायर यानी B²/4 मल्टीप्लाइड बाई बेस। बेस पूरे का कितना है, B है ना। बस यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4A² माइनस B² और 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बना देगा, 2 × 2 4 बना देगा, यानी B/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4A² माइनस B²। ये हो जाएगा एरिया, यानी डेल्टा हम लिख दे रहे हैं। ये होता है इसके एरिया का फॉर्मूला, है ना। चाहिए तो आप याद करिए, ना याद करिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक्स लगा लीजिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, बेसिक क्या है, जैसे हमने इसको प्रूव किया, इसीलिए हम प्रूफ बता दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ हमें ज़रूरत दिखती है हम प्रूफ बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी प्रूफ के जिस फॉर्मेट में हमने प्रूफ किया है उसी फॉर्मेट में आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू दी होगी, इसको आप निकाल लीजिएगा, हाइट पता होगी, बेस पता होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पैरामीटर और ये सारी चीज़ें तो आप निकाल ही लेंगे, चलिए हम बता देते हैं। पैरामीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B है ना, दो साइड बराबर होंगे तो 2A प्लस B हो जाएगा। अब इसी में अगर सेमी पैरामीटर निकालना है तो अपॉन 2 कर दीजिएगा, समझदार हैं आप। फिर आते हैं एक और बहुत सही प्रॉपर्टी है जो कि आपको नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है आपको और उस पर कोई बिंदु है BC पर, कोई एक पॉइंट है D, हमें नहीं पता ये कैसा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मीडियन बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इनकी दोनों भुजाएं जो बराबर वाली हैं उनको छोड़ के सामने वाली भुजा पे एक कोई पॉइंट लिया गया है D, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है X और Y में, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो साइड बराबर है और ये AD, तो इन सब में रिलेशन क्या हो जाएगा कि AD का स्क्वायर और XY का मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा बराबर होता है बराबर वाली साइड के स्क्वायर के। कैसे याद करना है, जो इक्वल साइड होगी उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD का स्क्वायर, यानी जो आपने ये लाइन खींची है AD का स्क्वायर प्लस ये दोनों जो हमने पार्ट्स दिखाए हैं XY। समझ में आया, इसको याद रखिएगा। अभी इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं। और अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप बेसिक्स लगाते हैं, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका भी प्रूफ अगर आपको देखना होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, आप परपेंडिकुलर से ये इतनी वैल्यू निकालिए, फिर पूरी वैल्यू निकालिए, पूरे से एरिया निकाल दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद कर लीजिए। ये इतनी चीज़ें हैं, बाकी इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, वहीं से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये इतनी बातें हो गई और इसके अलावा बस मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन बहुत ही आसान सा बेसिक सा दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 12 सेंटीमीटर और असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
समान भुजा 12 सेंटीमीटर और असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये 12, 12, ये है 8। आपसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा। अब ऑप्शन स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में है, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे भी आप निकाल लीजिए। अब मुझे तो सबसे आसान वही दिखता है इसमें, जैसा कि ऑप्शन दिया गया है सब रूट में दिया गया है, 8√2, 32√2, 8√3 ऐसे ही करके दिया गया है। सबसे आसान मुझे लगता है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और आंसर निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, हमने बताया परपेंडिकुलर क्या करेगा, मीडियन का भी काम करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये पूरा 8 है, ये 4 हो जाएगा, ये 4, ये 12, 144, 144 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 8, 6, 14, 3, 2, 128। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 128। बस आप आंसर निकाल सकते हैं। 1/2 हाइट कितना हो गया, स्क्वायर रूट 128, इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 4 3 12, 4 2 8, तो 8 चौक 16 दूना 32 और 4, 16 चौका 64, 8√2 है ना, और बेस कितना है 8। सॉल्व कर लीजिए, 2 चौक 8, 8 चौक 32√2, यही आंसर आने वाला है। आप चाहिए तो दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं जो आपने अभी लिखा है, v/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका भी लगाइएगा। यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगी, 8/4 स्क्वायर रूट 4 इंटू a का स्क्वायर 144 माइनस b का स्क्वायर यानी 64। सॉल्व करिएगा, सेम चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि AB = AC = 10 और BC = 12। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। AB BC ये 10 है और ये साइड दी गई है BC 12। AB AC 10 दी गई थी, BC 12 दी गई थी। इसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई। परिवृत्त की त्रिज्या के लिए आपको याद होना चाहिए क्या क्या पूछा जाता है, ABC/4 डेल्टा, है ना। निकाल दीजिए, ABC 10 10 12 अपॉन 4 डेल्टा 1/2 हाइट इंटू बेस 12 है, हाइट निकाल लीजिए, आसान सा है। हाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये बराबर कर देगा, ये 6 हो जाएगा, 10 8 6 बनाता है ट्रिपलेट, याद होगा आपको। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आएगा 2 दूना 4, यहाँ पे होगा 12 12 कैंसिल हो गया, और ये 2 5 10 और 2 चौक 8, 2 5 10 यानी 25/4, आंसर होगा 25/4। इसी पे एकदम बेस्ड एक 2018 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए, त्रिभुज ABC में AB = AC, यही सेम फिगर बनेगा, AB = AC दिया गया है, और यदि D BC पर कोई बिंदु है, D BC पर कोई बिंदु है, BD = 12, BD = 12, BD = 12, सॉरी दिया गया है, फिर से सुन लीजिएगा, 2018 के मेंस का क्वेश्चन था, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। त्रिभुज ABC में AB = AC, D BC पर कोई बिंदु है, BD = 5, AB = 12 और AD = 8। BD 5 दिया गया है, AB 12 है, AD 8 है। तो आपसे पूछा गया है लास्ट में कि CD की वैल्यू बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आप शायद नहीं कर पाए। D कोई पॉइंट है यहाँ पे, A B C, ये दोनों साइड बराबर दी गई हैं। AB दिया गया है 12 है, ये अगर 12 है तो ये भी 12 है। फिर आपको BD दिया गया है 5 है, और AD दिया गया है 8। अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, D कोई पॉइंट है, ये नहीं पता आपको मीडियन है या कुछ है। अभी फॉर्मूला आपको बताया था कि AD का स्क्वायर और इन दोनों का यानी x y का गुणनफल, ये इसका योगफल किसके बराबर होता है, बराबर वाली भुजा के स्क्वायर के। फॉर्मूला तुरंत पुट कर दीजिए, 8 स्क्वायर 5 × y = a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये इतना है।
अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी लगा दीजिए, तो हो जाएगा 12 8 20 और 12 8 4 12 बटे 5, ये डिवाइड करेगा 5 चौक 20 4 चौक 16, आंसर आ जाएगा 16। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाए अगले क्वेश्चन। इसको आप दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा नहीं पाएंगे। इसको कॉस रूल से भी लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉस रूल वाला बता दीजिए, चलिए हम कॉस रूल से भी बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन लिख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी, डी भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, ए बी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और ए डी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये सी डी 4 दिया गया। तो आपसे पूछा गया बी डी की वैल्यू बताइए, इसको हम x मान लेते हैं। ये दिया गया है, चूंकि ये दोनों बराबर हैं ए बी और ए सी, तो ये भी 17 हो जाएगा। अब इसको भी आप निकाल सकते हैं वही सेम तरीके से जो आप अभी लगा के आ रहे हैं, जो ए डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, उसी फार्मूले से लगा सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं बता रहे। अब आपको बता देते हैं, जब वो फार्मूला आप भूल जाइए तब कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका है उसको करने का, चाहे ये वाला या ये वाला एंगल कॉस ले लीजिए। कॉस रूल आपने पढ़ा हुआ है, किसी एक का कॉस ले लीजिए, चाहे बी का या यहाँ से, दोनों में से किसी भी एक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आसान क्या होगा कि सी ले लीजिए, क्योंकि कॉस सी लेने पे ये तीनों साइड हमें पता है, तो कॉस सी निकाल सकते हैं यहाँ से। कॉस सी कितना हो जाएगा, तीनों साइड अगर पता है तो आपको पता है अगल बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस होता है सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बगल की साइड का मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बड़े वाले में कॉस सी लगाते हैं, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाले में कॉस सी लगाएंगे तो कॉस सी तो बराबर ही होगा। अगर यहाँ इसी एंगल का, इसी ट्रायंगल के इसी एंगल का कॉस निकाल रहे हैं तो हर बार बराबर आना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉस सी लगा देंगे तो इसके बराबर होगा। हम डायरेक्टली बराबर करते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब इसको लिख लीजिए, 17 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर और बटे में ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4 और इंटू 17, यही आएगा। अब ये दोनों चूंकि बराबर है तो आप सॉल्व कर दीजिए, 17 और 2 तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 17 का स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस 4 से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इतना तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा। इधर बचा केवल एक्स प्लस 4, इधर बचा 4, तो एक्स प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, सॉल्व करिएगा इसको, तो 289 और 225 माइनस करिएगा, और 4 चौक 16 ऐड भी करना है, वो अभी बाद में करेंगे। तो कितना हो जाएगा 64 और 16 ऐड कर दीजिएगा, 80 आ जाएगा। 80/4, 80/4 कितना, चलिए अच्छा लिख देते हैं, 80/4 यानी 20, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 16। आंसर सेम आया है पिछले वाले की तरह, ये क्वेश्चन केवल थोड़ा सा अलग था। वही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन में भी, आप कॉस रूल से करके देखिएगा, आंसर आएगा। समझ में आया है। इसको आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा एक बार, ए डी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर वाले से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान सा ही है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु इस प्रकार है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ई बिंदु AB पर है, लिखा गया है ई बिंदु AB पर है, तथा AED का रेशियो दिया गया है 5:1 है। ठीक, दिया गया है एंगल BAD 30 डिग्री और दिया गया है tan एंगल ACB इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ tan एंगल DBE, ये D है। तो आपसे पूछा गया है एंगल ACD की वैल्यू बता दीजिए। ये इतनी चीज़ें आपको दे के वैल्यू पूछी गई है ACD की। सबसे पहले आपको दिया गया है एक ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल मान लेते हैं। फिर इसमें क्या दिया गया है कि D पॉइंट BC पर है, D पॉइंट BC पर परपेंडिकुलर है।
फिर क्या दिया गया है, ई पॉइंट इस पर कहीं, ये इतना दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ नहीं कहा गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर समद्विबाहु नहीं कहा गया है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दिया गया 5:1 में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही जो दिया गया इसी चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। हमें ACD निकालना है, ये याद रखिएगा, मतलब एंगल C निकालना है, ठीक। अब इसी को यूटिलाइज करिए, tan ACB यानी इस वाले एंगल का tan निकालना है। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा हुआ है आपने, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है आपको। तो परपेंडिकुलर कितना है, AD है, और बेस कितना है, CD, इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ tan एंगल B, DBE, इस वाले एंगल का लेना है। तो आप क्या कहेंगे कि DE ले लीजिए और BD ले लीजिए, ये इतना लेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो AD की वैल्यू क्या पता है, 5 + 1 6x, और DE की वैल्यू क्या पता है, x, ये कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। सीधा आप कह सकते हैं कि CD और BD की वैल्यू बराबर हो गई। CD और BD की वैल्यू यानी BD ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। आप क्या कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें आपको डेफिनेशन से याद आएंगी तुरंत। अभी आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के, कि इसके मीडियन ही इसकी हाइट होती है और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखिए, मीडियन ही हाइट हो रही कि नहीं, ये केवल एक ही प्रॉपर्टी दे सकती है समद्विबाहु त्रिभुज में। समबाहु में भी होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ही ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस वजह से ये समद्विबाहु तो श्योर है, समबाहु नहीं कह सकता है, क्योंकि ये दिया गया है BAD, एंगल BAD कितना है, ये 30 डिग्री है। पहले आप समबाहु नहीं लगा सकते, लेकिन ये समद्विबाहु तो श्योर ही श्योर होगी ना, कंफर्म है इस बात से। अगर ये समबाहु श्योर है, समद्विबाहु श्योर है, तो इसकी यही 2 साइड बराबर हो सकती है। ये 2 साइड अगर बराबर है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 60, ये 60, तो ये भी 60 होना पड़ेगा, और आंसर होगा 60। अब चूंकि यहाँ भी 30 होगा, आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर होता है, ये ऑलरेडी बन जा रहा है समबाहु त्रिभुज, ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा परपेंडिकुलर ही मीडियन होती है। अगर परपेंडिकुलर ही मीडियन हो गई तो ये समद्विबाहु तो होगा ही होगा, समबाहु स्पेशल केस है। समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1-2 लाइन लिखना पड़ता है और चीज़ें तो पता ही होती हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा, समद्विबाहु समकोण के बारे में थोड़ा सा पहले से जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, समद्विबाहु समकोण, ये एंगल 90 डिग्री होगा, समकोण मतलब ये 90 डिग्री। अगर ये समद्विबाहु है तो यही 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं और कोई भुजा बराबर नहीं हो सकती। क्या आप इसको और इसको बराबर कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर्ण किसी भुजा के बराबर हो, कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, ठीक है। तो केवल एक पॉसिबिलिटी है कि यही दोनों बराबर होंगे। अगर ये 2 बराबर हैं तो इसके सामने का ये वाला एंगल इसके सामने के इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये थीटा, ये 90, तो कितना आ जाएगा, थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। दोनों जगह से 45 डिग्री आ जाएगी, मतलब आप समझ गए हैं, यही इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, वो सारी चीज़ें अच्छा आप देखेंगे जब हम आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपको जितना ज़रूरत थी उतना बता दिया मैंने। क्वेश्चन में दिया गया है समद्विबाहु समकोण ABC में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, भुजा AB पर कोई बिंदु D है, CD इक्वल टू 2√5, CD इक्वल टू 2√5 दिया गया है, BD 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपसे पूछा गया है AD की वैल्यू बता दीजिए कितनी है। तो आप तुरंत समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समद्विबाहु समकोण है, यानी ये 2 भुजाएं बराबर हो गई हैं। आपसे कहा गया BD कोई है साइड, एंगल B पे ही तो है, एंगल C पे 90 डिग्री है, सॉरी ये C है, तो यहाँ पे B हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ दी गई है। चूँकि ये दोनों बराबर दिए गए हैं, ये 2√5 है, कोई एक पॉइंट है ये D, हमें पता नहीं है मिड पॉइंट है या परपेंडिकुलर, ठीक है।
और बी डी इक्वल टू दी गई है हमें बी डी 6 दिया गया है ना। तो आप निकाल सकते हैं, कॉस रूल लगा दें, और कोई तरीका तो है नहीं, और कुछ दिया भी नहीं गया आपको क्वेश्चन में। लगा दीजिए, कॉस रूल ही लगा देते हैं। हम साइड को मान लेते हैं ए। कॉस रूल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस बी और कॉस बी अगर आप निकाल लीजिए, देखिए कॉस बी कितना हो जाएगा, ए अपॉन ये पूरी साइड, ए अपॉन ये पूरी साइड 6 प्लस इसको हम x मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद आ रही हमको कि अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, ये d कोई पॉइंट है, तो अभी आपने पढ़ा कि AD का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला पढ़ा, वो भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2√5 का स्क्वायर प्लस XY लिखते हैं ना, 6 इंटू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यही होगा। तो कॉस मत लगाइए, बहुत ही आसान हो गया तब तो। अब ये क्या दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये 2a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत हो। निकालना क्या है हमको, निकालना है AD x की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2√5 यानी 20, और ये हो जाएगा 6x इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 प्लस 12x, ये आने वाला है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, सॉल्व कर लीजिए। 6x को इधर ले जाइए, गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ, चेक कर लीजिएगा एक बार। इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर के बराबर होता है, और इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे ट्वाइस होना था ना, देखिए 2a स्क्वायर था ना, ट्वाइस ये हो गया। तो अब यहाँ पे ट्वाइस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x देखिए दोनों साइड से कैंसिल हुआ, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 माइनस करिए 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, जो हमको निकालना था। x ही तो हमने माना था AD, तो AD की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। केवल क्या करना था, देखिए आपको फॉर्मूला बताया गया, इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये बराबर किसके होता है, दोनों में से जो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर वाली भुजा का स्क्वायर, यही होता है। और दूसरा तरीका आपको पता ही है पहले से ही, पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इस पूरे साइड का स्क्वायर, इन दोनों को मर्ज करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, घर पे जब आप दोबारा से ट्राई करेंगे वो सारे क्वेश्चन और बेहतर से समझ में आएंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही बार आप लोगों ने पूछा है, इतना ध्यान से देख लीजिए कि दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। नज़रों को एकदम गड़ा के देखिए सॉरी। लिखा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो जीवाएं AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा BC की लंबाई क्या होगी। ये तो थोड़ा सा सर्कल मिक्स करके सवाल था, लेकिन हम यहीं पे बता देते हैं। देखिए दिया गया है जीवाएं हैं दो, AB और AC, दो जीवाएं हमने खींची। पूछा कि यहाँ पे कहीं O मान लिया सेंटर, और क्या दिया गया है, जीवाओं में त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, जीवाओं की लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं की लंबाई है। ठीक, आपसे कहा गया है कि BC की लंबाई बताइए। BC को मिला देते हैं, इस पूरी लाइन की लंबाई पूछी गई है। हमेशा आप ट्रायंगल ऐसे ही बनाइएगा, कभी आप ऐसे बना देंगे कि ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे को कवर करेगा, तो वो ट्रायंगल गलत होगा। दोनों भुजाएं बराबर होंगी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्याएं होंगी, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक, यानी त्रिज्या से बड़ी भुजाएं दोनों दी गई हो थोड़ा सा, और ये पूरा ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा।
ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तक ये बार मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है। 2 तरह से पूछा गया था, एक में 6 सेंटीमीटर दिया गया था, एक में 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो 12 वाला खोज के आप सॉल्व करेंगे, हम 6 वाले पे बता देते हैं। ठीक, आपको दिया गया ये त्रिज्या होगी, पहली बात त्रिज्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप सेंटर से सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट मिलाते हैं वो त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या हमेशा लंब होती है किस पे, जो जीवा खींची गई होती है ना। ये परपेंडिकुलर होगी, फिर इसको अगर हम मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी। ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर होंगे, 5-5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है ना। अब आपके पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक सर्कम रेडियस पे और एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला तरीका लगा के। अगर आप, हम पहले आइसोसेलेस वाले तरीके से बताते हैं, फिर सर्कम रेडियस से बताएंगे। ठीक, तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, AOC का, ट्रायंगल AOC का एरिया क्या हो जाएगा, हम कौन सा बेस ले लें, AO बेस ले लें, तो ये हाइट हो जाएगी कि नहीं। AO बेस लेने पर ये P मान लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट हमने P मान लिया, CP इसकी हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए 1/2 बेस AO इंटू हाइट CP लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया करिए, ना मन करे ड्रॉप करने का तो आप फार्मूला लगाइए b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a² - b², तभी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कहते हैं, इसी ट्रायंगल का एरिया समद्विबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूले से लगा लें। वो कैसे आएगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस कौन सा लेना पड़ेगा, AC, हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली O से, ये मान लीजिए x बिंदु है, OX लेंगे ऐसे ही। चूंकि हमने AOC का एरिया 2 तरीके से निकाला है तो बराबर होना चाहिए, 1/2 ऐसे ही कैंसिल हो गया। AO की वैल्यू हमें क्या पता है, AO की वैल्यू 5 है, CP की वैल्यू हमें पता है, CP की वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल टू AC की वैल्यू हमें पता है 6, OX की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। कैसे, ये पूरा 6 है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे ही होंगे। अब ये हो जाएगा 3, 5 और 4 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो CP की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 24/5 यानी 5 चौक 20, 5 अठे 40, 4.8। CP की वैल्यू 4.8 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4.8 है। चूँकि ये क्या होता है, पहली बात तो समद्विबाहु त्रिभुज है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर ही क्या होता है, मीडियन होता है। ये दोनों चूंकि आपस में बराबर होंगे तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, CP का डबल यानी 4.8 का डबल यानी कितना आएगा 9.6। बहुत ही आसान है, देखिए 1 2 3 4 लिखने के चक्कर में 4 लाइन लिखा हमने, नहीं तो ये वाली लाइन गायब करके 3 ही लाइन में हम लोग आंसर ले आते हैं, है ना। अब आ जाइए दूसरा तरीका, सेकंड मेथड कैसे लगाना है। अगर आप सर्कल देख रहे हैं, ये बनाया गया है ABC ट्रायंगल का, ये सर्कल ही तो है ना, तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका सर्कम रेडियस हम निकाल लें। सर्कम रेडियस आपको पता ही है ऑलरेडी, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला लगा दीजिए, R = ABC/4 डेल्टा। सर्कम रेडियस कितनी है, 5 है, ABC तीनों 6 × 6 × BC हमें नहीं पता है, वही निकालना है। 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये अगर एरिया निकालना है 1/2 करेंगे, बेस इंटू हाइट करते हैं ना, तो हाइट हमें यहाँ से यहाँ तक यही नहीं पता है, हम AP मान लेते हैं, और बेस कितना है इसे हम लिखते हैं, बेस कितना लेंगे हम, AP अगर हाइट ली है तो बेस हमें BC लेना पड़ेगा। देखिए BC कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम्स, यानी AP की वैल्यू 18/5, AP की वैल्यू 18/5 आ गई। अगर आपको AP की वैल्यू यानी ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं CP की वैल्यू। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 का स्क्वायर माइनस 18/5 का स्क्वायर। आसान तरीका सॉल्व करने का कि 6 का स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, कॉमन करके 6 का स्क्वायर बाहर करिएगा तो स्क्वायर रूट में बचेगा 1 -
9/25 कितना हो जाएगा ये 16/25, 16/25 का स्क्वायर रूट होता है 4/5 यानी 24/5। सेम चीज़ आ गया 24/5, सेम चीज़ देखिए यही आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 4.8, और इसके आगे वाला प्रोसेस सेम है, BC की वैल्यू 4.8 का ट्वाइस। समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको पूछना ना पड़े। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर्स में, और ये मेंस का क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसान सा था, इतनी बार आप लोगों ने पूछा है कि मुझे लगा कि ये ज़रूरी हो गया करवाना ना। इसमें चूँकि यहीं पे आइसोसेलेस का यूज़ था, इस वजह से इसको यहीं पे करवा दिया, नहीं तो हम इसको सर्कल में करवाते हैं। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिखा गया है कि ABC की भुजाओं AB और BC पर D तथा E दो बिंदु हैं, जिसमें DE = 18 सेंटीमीटर, CE 5 सेंटीमीटर, एंगल DEC 90 डिग्री, tan एंगल ABC 3.6, AC और CD का रेशियो लास्ट में पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बार आप लोगों ने पूछा है इसको, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप फिगर ही नहीं बना पाते हैं, फिगर बनाइए। देखिए कैसे बनाना है फिगर। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ABC हमने ले लिया। अब इस ट्रायंगल में कोई पॉइंट है DE, कैसा पॉइंट है कि E परपेंडिकुलर है ना। हमने इतना पास क्यों लिया है, जिससे ये 5 सेंटीमीटर CE जो दिया गया है ये सेट हो जाए, और ये 18 है ना। अगर आप ध्यान से देखिए तो हम इन सब चीज़ों को अब मिटा दें, सारी चीज़ें आपको पता ही चल गई हैं। सबसे पहले लेते हैं ये tan वाला पार्ट। tan जो हमें दिया गया है ये क्या है, tan एंगल ABC 3.6 है, हम निकाल लेते हैं tan C। tan C कितना आ जाएगा, tan C अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 3.6 ही आ जाएगा, जो कि हमें पहले से ही दिया गया है tan B के बराबर। देखिए ABC यानी tan B, यानी कि एंगल B, देखिए tan दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब एंगल भी बराबर होंगे। एंगल B और एंगल C आपस में बराबर हो गए। अगर दो एंगल किसी एक ट्रायंगल के बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर दो भुजाएं बराबर हो गई और हम कहें कि A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो परपेंडिकुलर ही क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ही मीडियन होती है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा, ट्रायंगल APC और ट्रायंगल DEC। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल को, तो ये दोनों में 90 डिग्री, एक कॉमन एंगल, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, और इसको आप कह सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल मिल गए आपको, तो जो ज़रूरत है उनका रेशियो ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी लेंगे आप, PC लेंगे, PC की ज़रूरत है, हाँ है, PC अपॉन ये CE हो जाएगा, EC या CE, और हम लेते हैं AC को, और AC हमें CE AC और यहाँ पे लेना पड़ेगा, APC लिया था तो DEC लिया था, हाँ ठीक है। तो AC अगर लिया है यहाँ पे तो CD लेना पड़ेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब PC की वैल्यू आप निकाल दीजिए। PC आपको क्या पता चल गया है कि ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं, यानी कि BP = PC हो गई। अगर ये हो गया, इसका मतलब ये BC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BP और ट्वाइस ऑफ PC। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो पूरे का आधा आधा ही तो होता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। PC कितना हो जाएगा, PC को हम लिख सकते हैं 1/2 BC अपॉन CE को ऐसे ही रहने दीजिए। हमें निकालना क्या था, AC और CD का रेशियो, तो यहाँ से AC और CD का रेशियो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, BC अपॉन ट्वाइस ऑफ CE। ये होगा आंसर। इसी क्वेश्चन का आंसर किरण में गलत दिया गया है। किरण वाली बुक जो है उसमें ये आंसर गलत दे दिया गया, मिसप्रिंट हो गया होगा। उन्होंने लिखा है 2BC अपॉन CE आंसर होगा, जबकि वो गलत है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है SSC में, और ये यही आंसर सही। समझ में आ गया होगा, बहुत बार आपने पूछा था, इसलिए इसको भी मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो शायद आप ना ही कर पाएँ इस टाइम, क्योंकि ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है अगला वाला, और लेकिन है बहुत ही आसान।
अभी आप देखेंगे समझ में आएगा कितना इजी है क्वेश्चन। लिखिए, एक त्रिभुज की, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और असमान भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर, ये हम मान लेते हैं 10-10 सेंटीमीटर, और असमान भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसमें बने अनंत अंतःवृत्तों के परिमापों का योगफल क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल। देखिएगा, ये हमने बनाया पहला अंतःवृत्त, अनंत अंतःवृत्त बनाने हैं आपको। ये बनाया दूसरा, ये तीसरा बना, ऐसे ही करते हुए चौथा यहाँ पे बनेगा, पांचवा यहाँ पे छोटा सा बनेगा, ऐसे ही करते हुए अनंत अंतःवृत्त बनाने हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि जैसे हम क्या करते हैं, जब हम इन सर्कल बनाते हैं तो ये पार्ट जो खाली रह जाता है इसको भी हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे अंतःवृत्त और बना देंगे तो एकदम छोटा वाला जो अंतःवृत्त होगा वो ऊपर जाके जो कोना होगा वहाँ तक जाएगा ना। अनंत अंतःवृत्त बनाने हैं तो अनंत अंतःवृत्त बनाने का मतलब ऊपर तक एकदम छोटा सा भी पॉइंट नहीं बचेगा, वहाँ तक वो वृत्त बना होगा, सर्कल बना होगा छोटा सा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो लाइन हम लेते थे ये यहाँ कहीं एकदम माइन्यूट से होगी, उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल, यानी कि शून्य के बराबर, है ना, नगण्य मानते हैं उसको। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, समद्विबाहु त्रिभुज में जब इन सर्कल बनाते हैं तो ये हमेशा वहीं पे ड्रॉप होता है जहाँ पे इन सर्कल टच करता है। ठीक है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में इन सर्कल के सेंटर से ही होती हुई जो परपेंडिकुलर यानी मीडियन जो भी कहिए वो पास होती है। ये दो बातें आप क्लियर करिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो अगर हम इसमें खींच दें मीडियन, या फिर इसी को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, मीडियन परपेंडिकुलर सेम होती है इसमें। ट्रायंगल बना दें हम ABC, हम मान लेते हैं AD। अगर हमको AD निकालने को कहा जाए तो AD निकालने का तरीका क्या होगा? AD निकालने का तरीका ये होगा कि हम अगर ये यहाँ कहीं इसका सेंटर है, इसको R1 माने तो ये भी R1 हो जाएगा, यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, इसको R2 माने तो ये भी R2 होगा, ये R3 तो R3 होगा। ये चूँकि हमें क्या पता है डायमीटर होता है ना, तो डायमीटर क्या होगा? दोनों रेडियसेस का एडिशन। तो देखिए आपको पता है डायमीटर से ही ऐसे पास होती जा रही है लाइन, और यहाँ पे कहीं एकदम छोटा सा सर्कल जो बना होगा उसका भी डायमीटर पास होता हुआ जाएगा। और हमने बताया ऊपर जो छोटा सा पॉइंट जैसा जगह बचेगी वो नेग्लिजिबल मानी जाएगी। यानी आप कह सकते हैं इसके डायमीटर्स का अगर एडिशन ले लें तो यही तो पूरी AD लाइन है, यही तो है। तो डायमीटर्स का एडिशन ले लीजिए, 2R1 2R2 2R3 2R4, ऐसे ही करते हुए कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और AD की वैल्यू आपको निकालना आता है। AD कैसे निकलेगी? ये अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर होंगे, मीडियन और परपेंडिकुलर सेम होते हैं। तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 ये 10, तो आपको ट्रिपलेट पता है 6 10 8 का होता है। यानी AD की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, 8 होगी, है ना। इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2R1 2R2 2R3 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट, इनकी वैल्यू कितनी है? 8। अब आ जाइए पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr1 पहले वाले का, 2πr2 दूसरे वाले का, 2πr3 तीसरे वाले का, ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट टर्म तक जाना है हमें। अगर यहाँ से हम पाई कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा आपको? 2R1 2R2 2R3 2R4 ऐसे ही मिलता चला जाएगा, और इन्हीं का एडिशन आपको पता है कितना? 8 है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दीजिएगा तो आ जाएगा 8 पाई, जो कि आपका आंसर था। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आप समझ पाए हो तो समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो आगे बढ़िए। अब इस तरह से जितने भी अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे थे बढ़िया आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड, वो मैंने करवा दिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन खोज के कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन चीज़ों पे। अब 2 क्वेश्चन मुझे बढ़िया दिखे, जो पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको सेंटर्स के बारे में, उन पे बेस्ड है। तो दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं हम आपको। देखिए, लिखिए पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एंगल A का कोणार्धक BC को D पर प्रतिच्छेद करता है और परिवृत्त को बिंदु E पर मिलता है। ABC का परिवृत्त खींचना है आपको। हमने कहा एक ट्रायंगल लीजिए ABC, फिर कहा गया है
कि ए का कोणार्धक खींचिए, ए का एंगल बाइसेक्टर परिवृत्त को ई पर मिल रहा है और इसको डी पर मिल रहा है। फिर आगे लिखा गया यदि ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी ई ये 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया है कि ए बी की वैल्यू बताइए, ए बी कितना होगा। ए बी निकालना है आपको, ये वाला। तो आपको कैसे निकालना है, देखिए ध्यान से। हम अगर इसको ऐसे मिला दें और इसको आप थीटा मान लीजिए, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि एक ही चाप के द्वारा, एक ही आर्क के द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। तो AC आर्क से ये परिधि पर बना कोण थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल बराबर है, अल्फा अल्फा होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं तरह में। अगर ये दोनों अल्फा अल्फा हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABD हम ले लेते हैं और त्रिभुज AEC ले लेते हैं, ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे देख लीजिए, ये थीटा तो ये थीटा, ये अल्फा तो ये अल्फा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा ही। अब आ जाइए, ले लेते हैं साइड का रेशियो। हमें AB यहाँ से चाहिए तो यहाँ से AE लेना पड़ेगा और यहाँ से BD ले लेते हैं तो यहाँ से EC लेना पड़ेगा हमें। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AB हमको निकालना ही है, AE हमको पता है, AE कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। और BD हमको पता है, BD नहीं पता है, हमको लेना पड़ेगा। BD अगर नहीं मिल रहा है तो हमें AD लेना पड़ेगा। यहीं से तीसरा वाला भी लिख लेते हैं, देखिए AD लिख लेते हैं, तीसरा वाली साइड AD, और यहाँ से लेना पड़ेगा AC। तो AD कितना हो जाएगा, AD निकाल लीजिए, 5 दिया गया है। AC कितना हो जाएगा, AC आपको दिया गया है 4। जैसे आप इसको नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम तीसरा वाला ले लेते हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना, तो हम तीसरा वाला ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से AB की वैल्यू अगर आप निकालना चाहिए तो क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से आंसर आएगा आपका 10। आसान सा था, केवल आपको घुमाने वाला था। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? यहीं से एक रिजल्ट आपको बताना था, इस वजह से मेनली मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ये आपको अगर साइट्स नहीं दी गई है, एक रिजल्ट पूछा गया है मीन्स के पेपर में, यही सेम क्वेश्चन दिया गया था, साइट्स के बारे में नहीं दिया गया था। वो रिजल्ट हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। कैसे निकालना था, देखिए अगर हम यहाँ से AB ले लें, यहाँ से EC ले लेते हैं, बराबर इसको इधर भेज देते हैं AE और इंटू BD। अगर BD को हमें लिखना हो, देखिए AB हो गया, EC हो गया और AE हो गया, AE। अगर AE को लिखना है हमें BC के फॉर्मेट में निकालना है। देखिए BD को हम BC के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, BD को BC के फॉर्मेट में CD नहीं मिलेगा, एक सेकंड रुक जाइए, AD मिलेगा और DE मिलेगा। हमसे पूछा जो गया था, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए AB, AC और AE, DE या ED इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें यही इतनी चीज़ें चाहिए, तो हमें AB और AC चाहिए था, हमने गलत ले लिया, तभी नहीं आ रहा था। देखिए हमको तीसरी वाली साइड चाहिए थी, तो इसको हम हटा देते हैं, तीसरी वाली साइड लेते हैं AD वाली, इसमें AD लेंगे तभी तो यहाँ पे AC आएगा। हमको AB AC चाहिए था, तो AB इंटू AC कितना हो जाएगा, इक्वल टू AE इंटू AD होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस हमने, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो AB AC यहाँ मिल गया, AE AD मिल गया। हमें AE चाहिए लेकिन AD नहीं चाहिए। अगर AD नहीं चाहिए तो हम AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AE माइनस DE। तो इसको हम लिख देते हैं AE माइनस DE, ये लिख सकते हैं। अब देखिए DE मिल गया है ना, क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर में कितना आ जाएगा, AE का स्क्वायर माइनस AE इंटू DE। अब इन्हीं को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, देखिए यही इतना आ जाएगा, कितना आएगा, AB
ए सी का मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा ए ई, डी का मल्टीप्लिकेशन, इधर कितना बचेगा केवल ए ई का स्क्वायर, ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया था 2AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, 5AE का स्क्वायर, ऐसे ही ऑप्शन थे। ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कैसे आया है, ठीक है। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन बट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो है कि दिए गए त्रिभुज ABC में कुल 6 त्रिभुज हैं। हम फिगर बना देते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC में कुल 6 त्रिभुज हैं। सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/5 गुना है। यदि सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज के सभी क्षेत्रफलों के एवरेज क्या होंगे, औसत क्या होगा। 3 त्रिभुज बनाया गया है ये ऐसे बनाया गया है। आपसे कहा गया है कि सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी दिया गया है कि सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/5 है। सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/5 है। यानी अगर हम कह दें कि ABC है ये और ये D और E है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE का एरिया इक्वल टू 1/5 ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया। यहाँ से आप ट्रायंगल ABC का एरिया क्या निकाल सकते हैं, 5, क्योंकि इसका एरिया 1 दिया गया है तो 1 × 5 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, एरिया को, है ना, तो हम कहेंगे कि अगर हमको रेशियो इसका एवरेज निकालना है सभी 6 क्षेत्रफलों का, तो पहले तो छोटा वाला क्षेत्रफल m इसका एरिया होगा प्लस ये वाला क्षेत्रफल 1 एरिया होगा, ये वाला क्षेत्रफल n एरिया होगा, तीनों का योगफल निकल गया। अब चौथा क्षेत्रफल कौन सा होगा, ABE, ये वाला ट्रायंगल होगा चौथा ट्रायंगल, कितना हो जाएगा ये m+1 ये होगा। पांचवा क्षेत्रफल कौन सा होगा, DCA, ये वाला ट्रायंगल ADC की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 इसका एरिया। और लास्ट में क्या लेंगे हम, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 त्रिभुज हमने लिए। हमें तो कहा गया क्वेश्चन में 6 त्रिभुज बने हैं। छठवां त्रिभुज कौन सा है, ABC, पूरा ट्रायंगल। पूरे ट्रायंगल का एरिया हम लिखना चाहें तो m+1+n लिख सकते हैं कि नहीं। और इनका हमको एवरेज चाहिए, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, /6 कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग एरिया का। अब हमें क्या पता है, ट्रायंगल ABC का एरिया 5 है। हमारे हिसाब से ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होना था, m+1+n। देखिए ट्रायंगल ABC का एरिया आपके हिसाब से क्या हो रहा है, हमने इतना एरिया m माना है, इसका 1 दिया गया है, इसका n माना है, तो m+1+n 5 है अगर, तो हम यहाँ देखिए इतने की वैल्यू 5, इतने की वैल्यू 5, इतने की वैल्यू 5, 15 हो गया, 5 5 5 15, 1 16, 16/6, यानी क्या कह सकते हैं आप कि 2/16 और 2 3 6, 8/3 आपका आंसर आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर आप ध्यान से देख पाए हो, समझ पाए हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अब थोड़ा सा लूज़ हो रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कम कर रहे हैं, जो कि व्यूज़ देख के, आपके परफॉर्मेंसेस देख के, सब चीज़ें देख के पता चलती हैं। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, हल्के मत पड़िए, है ना। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली क्लास में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आइसोसेलेस फिनिश हो गया है, तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, कोविड से बचे रहिए और पढ़िए, फिर मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।